फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड को क्लास करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपके टीआरई 4 में आएगा। अभी तक जितने भी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आज से आप सभी स्टूडेंट का इंडियन ज्योग्राफी का क्लास होगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर का, उनके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 18 से 20 प्रश्न सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा प्राइमरी में। ठीक है, और जो भी अपर प्राइमरी या फिर 9th 10th 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं और जनरल पेपर 40 नंबर है तो उनको भी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा। ठीक है, और जिस किसी का ऑनर्स ज्योग्राफी है तो उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और फ्रेंड सबसे बड़ी बात, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है ये हमारे लिए नहीं, ये सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत का भूगोल, जिसका चैप्टर का नाम है सामान्य परिचय। आज से आपका इसी टाइम पर डेली एक चैप्टर कंप्लीट होगा क्लास। हम लोग डेली एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग सीरियली जब भी क्लास आपको देखने का मन हो बाद में तो सभी का प्लेलिस्ट बना रहेगा। आप लोग चैप्टर वाइज एक वीडियो में एक क्लास यानी एक चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जिस चैप्टर में दिक्कत हो आप उसी चैप्टर को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीआरई 4 वाले जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे क्लास करने के बाद आपको कहीं से भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इस क्लास आपको 1 से 2 प्रश्न टीआरई 4 में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर तक है? तो 2933 याद रखना है आपको। और उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? तो 3214 है। तो ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग है। कितना? 2.4%। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। एग्जाम में स्टूडेंट आंकड़ा जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, उन्हें आंकड़ा तो याद रहता नहीं कि कितने परसेंट था, तो वहाँ आपका गलती हो जाता है, जिसमें से आपका 1 नंबर नहीं मिलता है आपको। टीआरई 4 में तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, बट एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे नज़र में हम देखे हैं 1 नंबर से रह गए, कोई तो टाई ब्रेकर यानी कि डेट ऑफ बर्थ से छट गए। नंबर कट ऑफ सब सेम है, तो ऐसा नहीं सोचना कि 1 नंबर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर के लिए आदमी लोग का जॉब नहीं हो पा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और मेहनत करिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस बुक्स में आपको अभी पढ़ा रहा हूँ यही बुक से टीआरई 3 तक में सबसे ज़्यादा प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो फिर से करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग क्लास करिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? तो कर्क रेखा, तो याद रखिएगा इसको।
कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये भी एग्जाम में आपसे प्रश्न हो सकता है ऑप्शन में दे दे, तो आपको ये 8 राज्य याद रखना है। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सारे स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी क्लास हो TRE4 से संबंधित और TRE4 से संबंधित जो भी न्यूज़ हो, क्लास से इन्फॉर्मेशन हो, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। PDF नोट्स जितने भी स्टडी मटेरियल हैं सब कुछ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी मैं आपको अपडेट दूं तो ग्रुप में आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती तथा पूर्वी बिंदु किबुथु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी मैं आपको प्रश्न कर पा रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल यही सब प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। क्या? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा पर 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको ये प्रश्न को, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्र सहित है? तो यह फ्रांस के पास है। ठीक है, आगे पॉइंट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि सर ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ये कौन से प्रश्न है, मतलब कहाँ से ये, इसका क्या चांसेस है? तो ये NCERT बेस्ड प्रश्न है, ये फुल्ली NCERT है। आपको ये प्रश्न सिर्फ NCERT बुक में ही देखने को मिलेगा। ये NCERT का प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपको आएगा। TRE 3 तक जो एग्ज़ाम अभी तक दिए होंगे उनको पता है कि BPSC सिर्फ NCERT को ही फॉलो करती है, और NCERT से ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। जिस बुक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बुक का पुराना वर्जन बुक से मैं एनालिसिस आप लोग को करके दिखाया था एक बार, वो वीडियो अभी भी चैनल पर अपलोड है। ये जो बुक है ये न्यू एडिशन का बुक है, इसका कलर चेंज है। तो जो मैं एनालिसिस करके आपको बताया था वीडियो में, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ वर्ड का कलर अलग रहेगा बट सेम बुक है। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि TRE 3 में
सेम टू सेम इसी बुक से प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फालतू कोई भी इसमें क्लास नहीं हो रहा है आपका, और मैं प्रयास करूँगा कि न्यू एडिशन बुक से भी आपको एक बार एनालिसिस करवा के बता दूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, आपका सारा क्लासेस में एनालिसिस करके बता दूंगा, तभी आपको विश्वास होगा कि इस बुक से हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसी बुक से आपको TRE 4 में भी देखने को मिलेगा। ये बुक फुली NCERT बेस्ड है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। और सुन के भी आपको याद हो जाएगा। खुद से लेकर अगर पढ़ना है तो खुद से भी बुक को लेकर आप पढ़ सकते हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। ये भी VBI प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। आगे है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल मरु मध्य से पृथक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो यह त्रिपुरा घिरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो उसी वीडियो में आप क्लिक करके वो चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जितने भी बड़ा से बड़ा चैप्टर होगा हम लोग एक वीडियो में ही कवर करेंगे, चाहे छोटा हो, 5 मिनट का ही क्लास क्यों ना हो, बट हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे, ताकि किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास मैं आपको NCERT बेस्ड करवाया। मैं बार बार कहता हूँ, ये NCERT बेस्ड क्लास है TRE 4 में। यहाँ से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर मेरे से बात करना है तो टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आपको मेरे से फ़ोन पर बात करनी हो किसी भी तरह, तो टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न हो, कमेंट में लिखें आप लोग अपना प्रश्न, हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और ये क्लास आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। डेली इसी टाइम पर हम लोग ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी का क्लास करेंगे। कल भी इसी टाइम पर आपको क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर क्लास अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। और PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल जितने भी हैं टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। और मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोगों से इसका फीडबैक भी लूँगा, आपसे चैट में बात भी होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, हर डाउट का मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। वीडियो को लाइक भी करना है आपको, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं, हाँ सर आपका क्लास जो करा हमें अच्छा लगा, आगे भी इसी तरह से चैप्टर वाइज हमें क्लास करवाइए। आगे जो चैप्टर होगा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। लगभग इसमें से
25 से 30 चैप्टर है इनमें अप्रॉक्स। सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा एक एक वीडियो करके, ठीक है। जितने चैप्टर उतना वीडियो, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़िए। आपका TRE 4 कंप्लीट कराना हर सब्जेक्ट मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा दूँगा। साइंस क्लास भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री का भी कुछ प्रश्न आता है, साइंस का बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, साइंस टेक का भी आता है, तो टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर भी मैं करवा दूंगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें। आपका TRE 4 में जो इंपॉर्टेंट सब प्रश्न होंगे बस मैं वही करवाऊंगा। फालतू कोई कंटेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ ही पढ़ाई होगा। फालतू का बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ाने वाले हैं, मुझे पता है, वो लोग डीप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में वीडियो लॉन्ग करते हैं। बस ऐसा नहीं, उतना ही पढ़िए, ज़्यादा नॉलेज लेके कोई फ़ायदा नहीं। एक नौकरी लीजिए, उसके बाद नॉलेज लेते रहिएगा। जो एग्ज़ाम में आता है बस वही पढ़िए, और आगे भी आपको वही मैं पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के से पर्पज़ से संबंधित होगा। फालतू कोई कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा, पढ़ाऊँगा जो वही नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।